हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुधा कॉलेज डिंडोरी। VB.NET जो कि BSc BCom के स्टूडेंट्स के लिए भी आवश्यक है और PGDCA फर्स्ट सेम के जो बच्चे हैं फर्स्ट सेम में उनको VB.NET एक सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। एक और वीडियो मैंने पहले बनाया है जिसमें मैंने VB.NET का बेसिक फ्रेमवर्क आपको दिखाया था, आर्किटेक्चर दिखाया था। इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट को मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। इन टॉपिक्स को यदि आपने समझ लिया तो फर्स्ट यूनिट आपकी लगभग तैयार हो जाएगी। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप सभी जानते हैं, VB.NET हमारा ऊप्स के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम ऊप्स को समझें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वे सारे के सारे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही रन होंगे। मतलब उन सभी प्रोग्राम्स में ऑब्जेक्ट ही आपका मेन पॉइंट होगा। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ही पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो इट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। हर चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होगी। यह एक टेक्निक है जिससे हम कई तरह के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इसके पहले जो प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की जाती थी उसका नाम था प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसमें जितनी डिफ़िकल्टीज़ थी उन सभी को दूर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को बनाया गया है। इस ऑब्जेक्ट में डेटा और फंक्शन एनक्लोज होते हैं, जो कि क्लास हम यहाँ पर कहते हैं। क्लास के हर एक क्लास में डेटा और फंक्शन होता है और उस क्लास के डेटा या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्क होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। आगे यहाँ पर मैंने फीचर्स बताए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो बेसिक फीचर हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट, इट इज़ द बेसिक रन टाइम एंटिटी इन लूप। इट ऑल्सो क्लास वेरिएबल दैट एग्जीक्यूट द मेथड एंड प्रोसेस डेटा। तो ऑब्जेक्ट एक बेसिक रन टाइम एंटिटी है क्लास की, और ये क्लास के मेथड और डेटा दोनों को एक्सेस करने की क्षमता रखता है। इसके द्वारा ही क्लास का डेटा और मेथड एक्सेस होते हैं। दूसरा मेन जो फीचर है वो है क्लास। बिना क्लास के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते हैं। तो क्लास सबसे बेसिक एंटिटी है और ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है। यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार क्लास को डिक्लेयर कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, जैसी चाहे वैसी परिभाषा उसको दे सकता है। तीसरा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन। तो फंक्शन और डेटा को इकट्ठा रखना, कैप्सूल के जैसे फंक्शन और डेटा को इकट्ठा रखना, वो डेटा एनकैप्सुलेशन कहलाता है। और डेटा को बिना उसकी जानकारी के प्रोसेस करना, जो कि हमारे वेरिएबल का कार्य है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का कार्य है। तो ऑब्जेक्ट बिना डेटा के किसी डिटेल के उसको प्रोसेस करता है, इसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये डेटा को बहुत सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ये डेटा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तीसरा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा हमारे पास फीचर है जिसमें हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ में हम ऐड कर सकते हैं, या एक क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक और क्लास बना सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी टेक्निक को यूज़ करता है, जिसमें एक कोड को एक से अधिक स्थानों पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें प्रोग्राम की जो लिखने की जो हमारी साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बार बार हमको लिखना नहीं पड़ता, केवल उसे हम एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम किसी भी मेथड का या किसी भी ऑपरेटर का नाम एक बार उसको डिफ़ाइन कर दें, डिक्लेयर कर दें, और उसके आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को हम बदल के कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म तीसरा है। इसके बाद हमारे पास छठवां है डायनेमिक बाइंडिंग। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायनेमिक बाइंडिंग होती है, और डायनेमिक बाइंडिंग हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करना होता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग भी बहुत आवश्यक टॉपिक है। मैसेज पासिंग, ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज करते हैं, इसे ही मैसेज पासिंग कहते हैं। इसमें हम मैसेज पासिंग के द्वारा ऑब्जेक्ट इनपुट लेता है, जो कि फंक्शन या क्लास के अंदर होता है, और हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का जो काम होता है वह ऑब्जेक्ट मैसेज पासिंग के द्वारा करता है।
तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के जितने भी डिफ़िकल्टीज़ थी उन सभी को इसमें दूर किया गया। कुछ इसके एडवांटेज हैं, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ती है, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है, फास्टर डेवलपमेंट होता है, कम समय में बहुत बड़े बड़े हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, और क्वालिटी बेस देखा जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग आज के समय में सबसे ज़्यादा किया जाता है। परंतु कुछ डिसएडवांटेज भी इसके साथ है। स्लीप लर्निंग कर्व है, इसको थोड़ा सीखने में क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, आसानी से समझ में नहीं आता है। प्रोग्राम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जिसे मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो रहती है। और प्रोग्राम थोड़ा स्लोअर होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट और क्लासेस रहते हैं, तो इनका एक्सेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, और सभी टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये सुटेबल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हम इसे ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, हम उसमें प्रोसीजर लैंग्वेज ही अप्लाई करते हैं। और अगला जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर के द्वारा हम ऐसे स्टेटमेंट को जानते हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट। पहले मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बताया है, इट एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी दिए गए शर्त या कंडीशन के अनुसार ही अपने अंदर दिए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें इफ़ स्टेटमेंट पहला होता है, इसमें हमें इफ़ के साथ एक कंडीशन देते हैं, यदि वो कंडीशन सही होती है तो इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं होगा। इफ़ एल्स में दूसरा जो हमारे पास कंडीशनल है इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, यदि इफ़ की कंडीशन सही होती है तो भी हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि इफ़ की कंडीशन नहीं होती तो एल्स का स्टेटमेंट हमारे पास होता है। तो इफ़ और एल्स में कम से कम कोई ना कोई दोनों कंडीशन पे, ट्रू या फॉल्स होने पे कंडीशन के, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ही है। तीसरा हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हम बहुत सारे केसेस हमारे पास होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, और प्रोग्राम में जब बहुत सारे चॉइसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो वहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अनुसार जिस तरह से वेरिएबल का वैल्यू जिस तरह से मूव करेगा उसी के अनुसार केस भी यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट हमको यूज़ करना ही है। अंत में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है, उसके साथ ब्रेक का यूज़ नहीं करते। लूप स्टेटमेंट है, तीन प्रकार के होते हैं। वाइल लूप, वाइल लूप तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक कंडीशन दी हो और उस कंडीशन के होने तक हमें यदि अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो वाइल लूप हम यूज़ करते हैं। डू वाइल लूप में एक ऐसा लूप है जिसमें हम पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसके बाद कंडीशन चेक होती है, जबकि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, इसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अर्थात यदि कंडीशन हमारी पहले बार में ही गलत हो गई तो भी डू वाइल लूप में कम से कम एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। फॉर लूप, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फॉर लूप में बहुत अच्छी सुविधा है कि इसमें इनिशियल कंडीशन हम पहले दे सकते हैं, इसके बाद टेस्ट कंडीशन भी दे सकते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अर्थात तीन कार्य हम फॉर लूप में तीन कार्यों को हम एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसे ही यूज़ किया जाता है क्योंकि तीन स्टेटमेंट को हम एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर में दोनों, हर एक इनिशियल कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन लगाना है, टेस्ट कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन लगाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमको सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद लगाना है ताकि हम अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकें। एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंतिम टॉपिक यहाँ पर है, प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो विजुअल बेसिक ये केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी है, जिस शॉर्ट में आईडीई कहते हैं। अर्थात जब हम विजुअल स्टूडियो का पहला होम स्क्रीन जब हम खोलते हैं, विजुअल स्टूडियो में जब हम काम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट या कंसोल को या वेब एप्लीकेशन को जब हम बनाने के लिए बैठते हैं, तो जो पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है उस स्क्रीन में हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो विजुअल स्टूडियो में हमारे पास इस तरह से 9 मेन पार्ट होते हैं जिनके द्वारा हम अपने पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पूरे प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं और भी कई कार्य कर सकते हैं। तो जो 9
पार्ट जिनमें हमारा पूरा स्क्रीन डिवाइड होता है वो कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर होता है मेन्यू बार, इसमें हमारे पास 13 से ज़्यादा मेन्यूज़ होते हैं। टूल बार बिल्कुल मेन्यू बार के नीचे का एक हिस्सा होता है टूल बार, जहाँ पर टूल्स हमारे पास होते हैं बहुत सारे। टूल बॉक्स ये हमारे फॉर्म के, ये हमारे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड पर होता है जो कि वर्टिकली दिखता है। इसमें बहुत सारे हमारे पास टूल बॉक्स में टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग हम फॉर्म डेवलपमेंट में करते हैं। प्रॉपर्टी विंडो हम जब भी अपने प्रोग्राम में फॉर्म में किसी टूल्स को यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को भी हमें सेट करना होता है। तो प्रॉपर्टी विंडो हमारे राइट साइड में दिखती है। आप चाहें तो उस कंट्रोल या टूल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो देख सकते हैं, या F5 का उपयोग करके भी आप प्रॉपर्टी विंडो देख सकते हैं। फॉर्म लेआउट विंडो हमारे पास एक विकल्प होता है जिसके द्वारा हम अपने फॉर्म के फिजिकल डायमेंशंस को सेट करते हैं कि किस तरह से हमारा फॉर्म दिखना चाहिए। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडोज़ राइट साइड पे हमको दिखाई देता है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो वह होता है जिसमें हमने कितने फॉर्म खोले हैं, किस फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, कितने हमारे पास कोड के विंडो हैं, ये सारी डिटेल हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में दिखाई देती है। कोड विंडो, हर एक फॉर्म के साथ में कोड विंडो होता है। कोड विंडो जहां पर हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं ताकि हमारा फॉर्म उस प्रोग्राम या स्टेटमेंट के अनुसार कार्य कर सके, तो कोड विंडो में हम उस प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं। फॉर्म डिज़ाइनर, सबसे बीच में सेंटर पार्ट में फॉर्म डिज़ाइनर विंडो होता है जिसके द्वारा हम अपने फॉर्म में टूल्स को रखते हैं या फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं किस तरह से उसका लुक होना चाहिए। अंतिम जो होता है हमारे पास विंडो, इमीडिएट विंडो होता है जो कि सबसे नीचे होता है। ये हमारे स्टेटस को भी दिखाता है कि आपने फॉर्म में कितने कंट्रोल लिए हैं, फॉर्म में क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं। तो इस तरह से 9 हमारे पास प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में 9 विशेष पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा विजुअल स्टूडियो का या VB.NET का पहला पेज तैयार होता है। इन सब की मदद से ही हम अपने पूरे प्रोग्राम को तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। बहुत बेसिक है और इसमें पूरा फर्स्ट यूनिट आपकी पूरी कवर हो गई है। सो आप इसे थोड़ा सा लिखें, नोट करें, समझें और थोड़ी सी आप इन्हें याद भी रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।